गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं आपसे दीक्षित एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने पिछली क्लास तक हिस्ट्री पढ़ा था, लेकिन ऐसा मुझे भी लगता है कि ज़्यादा दिनों तक जब आप एक सब्जेक्ट लगातार पढ़ते हैं तो थोड़ा आप स्वयं होते हैं और थोड़ा बोर मैं भी हो जाता हूं। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक नया सब्जेक्ट शुरू किया जाए। तो आज हम जो सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसके नाम से स्टूडेंट नाम सुनते ही डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद सब्जेक्ट उनकी समझ से बाहर है, क्योंकि इसमें आपको बैंक्स मिलेंगी, तरह तरह के ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ मिलती हैं जो आपकी समझ से बाहर होती हैं। तो आपको लगता है शायद ये सब्जेक्ट कठिन है, लेकिन बिल्कुल नहीं है। अगर मुझसे पूछा जाए कि सबसे रोचक और सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं हमेशा इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी का नाम लेता हूँ। तो आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी है, और चैप्टर का नाम ही मैंने दिया है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था एंड इंट्रोडक्शन, मतलब एक परिचय। और यहाँ से हम एकदम धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, मतलब हम जो आज पढ़ेंगे वो एकदम बेसिक लेवल पढ़ेंगे ताकि आपको आगे की वीडियो समझ आ सके। और ये पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, अब एक बात मैं पहले बताना चाहूँगा कि ह्यूमैनिटी रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जितने मानविकी के विषय होते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको एक ही टॉपिक की कई परिभाषाएं मिल जाती हैं। एक ही आप देखेंगे एक हेडिंग में कई सारी परिभाषाएं मिलेंगी। जैसे अगर मैं आपको एक इकोनॉमिक्स की यहाँ पर अभी परिभाषा बताऊंगा, अर्थशास्त्र की परिभाषा बताऊंगा, तो हो सकता है आपको किसी और किताब में या कहीं और टीचर कोई दूसरी परिभाषा बताएं। तो ऐसा मत समझिएगा किसी की परिभाषा गलत है या सही है। दरअसल ह्यूमैनिटी का नेचर ही ऐसा है कि यहाँ पर एक टॉपिक की कई परिभाषाएं निकलती है, और ये शायद इस विषय की खूबसूरती है कि इसमें किसी को भी पूर्ण सत्य नहीं माना गया है, बल्कि सभी परिभाषाओं में आप देखोगे तो थोड़ा थोड़ा ट्रुथ या सत्य पाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में जो हम चैप्टर का बेसिक पढ़ेंगे, तो सबसे पहला जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले क्वेश्चन ये आता है कि हम दो शब्द देखते हैं, एक तो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, दूसरा अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी। तो सबसे पहले स्टूडेंट के सामने ये प्रॉब्लम आ जाती है कि ये रियल वर्ड क्या है, क्योंकि जब मैं भी छोटा था तो मैं भी अक्सर समझता था कि आखिर इन दोनों में कौन सा वर्ड गलत है या कौन सा सही है, इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र सही है या अर्थव्यवस्था इकोनॉमी सही है। तो सबसे पहले हम अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की या हिंदी में हम जिसको कहते हैं अर्थशास्त्र की, तो अब हम समझेंगे कि आखिर ये अर्थशास्त्र होता क्या है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको सबसे आसान जो डेफिनेशन है या परिभाषा है उसको सिनॉप्सिस के तौर पर पेश करके आपको समझा सकूं। तो अगर हम जब बात करते हैं अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की ये क्या होता है, तो अगर मैं इसको सबसे आसान ढंग से प्रस्तुत करने का कोशिश करूं, तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है। क्या है? इकोनॉमिक एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में क्या है, इस सब्जेक्ट में प्रिंसिपल्स या हिंदी में कहें तो सिद्धांतों, और दूसरी अगर हम बात करें प्रोसेसेस, और हिंदी में अगर हम इसको कहें तो प्रक्रियाओं, यानी अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस हैं या सिद्धांत और प्रक्रिया हैं। किस चीज़ से संबंधित? ये संबंधित हैं प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन प्लस कंजम्पशन से संबंधित हैं। किस चीज़ की? गुड्स एंड सर्विसेज। ये मैंने पूरी डिफिनेशन को एक सिनॉप्सिस के तौर पर लिखा है। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इकोनॉमिक्स होता क्या है। अगर हम एक सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें उन सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का उल्लेख होता है जिनका पालन करके हम वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन यानी उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वितरण और उपभोग करते हैं। अगर प्रोडक्शन को हम हिंदी में लिखें तो क्या लिखेंगे? प्रोडक्शन को अगर हम हिंदी में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे उत्पादन
डिस्ट्रीब्यूशन को हम लिखेंगे वितरण और कंजम्पशन को लिखेंगे उपभोग। तो मतलब ये हुआ कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का उल्लेख है। मतलब ऐसे सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का उल्लेख है जिसका प्रयोग करके हम कहीं पर भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण और उपभोग करते हैं। उत्पादन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना। मतलब जैसे हम पार्ले बिस्किट का प्रोडक्शन, पार्ले बिस्किट बनाते हैं तो हम कहेंगे हमने पार्ले बिस्किट का प्रोडक्शन किया है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हमें उसे नागरिकों तक पहुंचाना है। मतलब जो हमने प्रोडक्शन किया है पार्ले बिस्किट का, उसको जब हम नागरिकों तक, सिटीजन्स तक पहुंचाएंगे तो वो हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरी बात आती है कंजम्पशन। जब ये नागरिकों तक पहुंच जाता है तो नागरिक उपभोग करते हैं। तो नागरिक वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने में किन प्रक्रियाओं का, किस प्रोसेस का पालन करते हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं, वो कंजम्पशन। क्योंकि हर नागरिक अपने अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। गरीब कुछ अलग वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, अमीर कुछ अलग, तो वो सब आता है कंजम्पशंस में। तो अगर सिंपल सी हम बात करें तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग के संदर्भ में सिद्धांत और प्रक्रियाओं का उल्लेख है और किसी भी देश में इन्हीं सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का प्रयोग करके क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। अब गुड्स एंड सर्विसेज जो सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसका अंतर समझिए। गुड्स मतलब होता है, हिंदी में हम कहते हैं, हिंदी में हम इसको कहते हैं माल और इसको बोलते हैं सेवाएं। यानी माल और सेवाएं, माल और सेवाएं। तो गुड्स, या हम इसको कह सकते हैं वस्तुएं, लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। वस्तुएं और सेवाएं। यानी आप सीधी सी बात करें, जैसे हम जब बात करते हैं गुड्स की तो क्वेश्चन उठता है गुड्स क्या है। जो भी ऐसे आइटम्स जो हमें दिखाई देते हैं, ऐसी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, गुड्स। जैसे हम बात करें, हमें क्या दिखता है, हमें गेहूं दिखता है, हम कहते हैं वीट, ठीक है। उसके बाद हमें राइस, चावल दिखता है, हम कहते हैं राइस। उसके बाद हम कहते हैं हमें पार्ले जी दिखता है, पार्ले जी बिस्किट दिखता है, तो ये क्या हो गया, ये गुड्स की कैटेगरी में। यानी कि जो गुड्स होता है वो विजिबल आइटम्स हैं जो हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सेवाओं को देखा नहीं जा सकता। जैसे मैं अभी आपको इस वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो मैं कौन सी सेवा दे रहा हूँ, मैं एजुकेशन या शिक्षा सेवा दे रहा हूँ। इसी तरह आप देखेंगे मैं आपको शिक्षा सेवा दे रहा हूँ, एजुकेशन सर्विस दे रहा हूँ, एजुकेशन सर्विस हो गई। उसके बाद हेल्थ सर्विस हो गई। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको कोई दिखने वाली चीज़ थोड़ी ना देता है, डॉक्टर आपको पर्चे में अपनी सर्विस देता है। जो भी उसने MBBS पढ़ के जो ज्ञान कमाया है, उस ज्ञान को आधार बनाकर आपको दवाई लिखता है। तो आप डॉक्टर से सर्विस लेने जाते हैं और गुड्स कहाँ से लेते हैं, मेडिकल स्टोर से। यानी वस्तुएं, दवाई कहाँ से लेते हैं, मेडिकल स्टोर से। इसी तरह आप देखेंगे बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, बस एक सबसे एग्जाम्पल ये समझ लीजिए। सबसे अच्छा सर्विस, जैसे मैं सर्विस बोलूं, अब आज मैं बता दे रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जैसे मैं सर्विस बोलूं तो आपका दिमाग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में चला जाना चाहिए। क्योंकि ये जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं दे रहा हूं जो आपको दिखाई दे कि मैंने आपको गिफ्ट दे दिया। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपकी समझ अच्छी होगी। तो आप क्या कहोगे कि अभिषेक सर जो पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर, इन्होंने हम मुझे क्या दिया, इन्होंने मुझे सर्विस दी, एजुकेशन सर्विस दी। तो ये वस्तुओं और सेवाओं में अंतर हो गया। अब इस पूरे विषय का सबसे पहले, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको अपने इतिहास के बारे में जानकारी मिले और उस इतिहास का प्रयोग करके आप अपने भविष्य को बेहतर बनाएं, ताकि जो गलती आपके पूर्वजों ने की है वो आप ना करें। तो हर विषय का एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होता है। हर विषय को आपके सिलेबस में इसीलिए शामिल किया गया है कि आप समझ सकें कि इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम देखें, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले बात आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स। इसका उद्देश्य क्या है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी
मतलब नागरिकों का अधिकतम कल्याण। वो कैसे होगा? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था या सरकार इस सिद्धांतों को अपनाकर वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करेगी, तो उत्पादन किस चीज को ध्यान में रखकर किया जाता है? ताकि नागरिकों का अधिकतम क्या हो? कल्याण हो। तो ये हमने समझ लिया। और एक जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल चीज है वो मैं बताना चाहूंगा, फैक्ट है कि आप अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसको माना जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स माना जाता है एडम स्मिथ को। ये जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम से पूछता है। तो जो एडम स्मिथ जी थे, अर्थशास्त्र के जिनको पिता कहा जाता है, पापा कहा जाता है, तो एडम स्मिथ जी ने क्या कहा था? एडम स्मिथ जी ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में, पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द है, वो हम नहीं पढ़ेंगे पूरा, हम इतना पढ़ेंगे कि इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में इस सब्जेक्ट को, इकोनॉमिक्स को क्या कहा था? इन्होंने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में इकोनॉमिक्स रूपी ये जो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स नाम का ये जो सब्जेक्ट है, इसे क्या कहा था? इसे कहा था साइंस ऑफ वेल्थ, या हिंदी में अगर इसको हम कहें तो एडम स्मिथ ने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशंस में इकोनॉमिक्स को कहा था धन का विज्ञान। तो ये जो पहला टॉपिक हमें बेसिक समझना था, हमने समझ लिया कि अर्थशास्त्र क्या होता है। और जो मैं आगे टॉपिक पर आने जा रहा हूं, अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, ठीक है? तो बस आपको दो चीजें इससे याद रखनी है, प्रिंसिपल और प्रोसेस। यानी ये याद रखिएगा कि एक अर्थशास्त्र एक विषय है, एक ग्रंथ है, एक सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, जिसमें प्रोडक्शन से संबंधित क्या है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन से संबंधित सिद्धांतों और प्रक्रियाओं का उल्लेख है। बस इतना आपको याद रखना, काम हो जाएगा आगे का। अब पहली टर्मिनोलॉजी हमने समझ ली, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी समझेंगे। इकोनॉमिक्स के बाद हम समझेंगे ये वर्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। अब हम बात करेंगे कि पहला हमने समझ लिया अर्थशास्त्र क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये अर्थव्यवस्था क्या होती है, यानी इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था क्या होती है। जो सेकंड बेसिक्स या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इस चैप्टर की, कि आखिर ये हमें कभी इकोनॉमिक्स पेपर में दिखाई देता है, इकोनॉमी दिखाई देता है, इसमें अंतर क्या है। तो एक मैं छोटा सा फिगर टाइप बनाऊंगा, उससे समझने में आसानी होगी। जब मैं बात करता हूं इस सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमी की, यानी मैं इस सब्जेक्ट की बात करता हूं इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी क्या है? अगर मैं एक गोला बना देता हूं, ठीक, मैं एक गोला बनाता हूं इकोनॉमी को समझने के लिए कि आखिर ये इकोनॉमी है क्या, ठीक है, ये मैंने गोला बनाया इकोनॉमी के लिए। तो सबसे पहले इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी एक क्या है? सिस्टम है, या हिंदी में कहें तो इकोनॉमी एक व्यवस्था है, व्यवस्था है। यानी हमने जो अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स पढ़ा था वो क्या था? प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन यहां पर क्या है? यहां पर क्या होगा कि ये एक व्यवस्था है, ठीक है। अब इस व्यवस्था में क्या होता है? इस व्यवस्था में जो देश के नागरिक या सिटीजन्स हैं, इनको क्या होगा? ये जो सिटीजन्स हैं इनको क्या होगा? इनको एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, यानी अगर हम इसे हिंदी में समझने का प्रयास करें तो इसे हम कहते हैं संसाधनों का, नागरिकों को दुर्लभ संसाधनों का आवंटन, दुर्लभ संसाधनों का आवंटन किया जाए। अब सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टर्म आता है, ये स्कार्स रिसोर्सेस का मतलब क्या है?
देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, सबसे पहला दुर्लभ तो वो होता है जो चीज़ कम मात्रा में पाई जाए। स्कार्स का मतलब होता है जो आसानी से जो उपलब्ध ना हो। अब रिसोर्सेज की अगर हम बात करें कि संसाधन का मतलब क्या होता है, तो सबसे आसान शब्दों में अगर हम समझें कि वो सभी वस्तुएं जो हम अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करते हैं, रिसोर्स या संसाधन है। जैसे इस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाइट बोर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या है, संसाधन है। ठीक है, आप अपने फ़ोन को इस वीडियो को देखने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपके लिए क्या हुआ, संसाधन हुआ। ऐसे हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, जल संसाधन हो गया। हम हवा यूज़ करते हैं, हवा लेते हैं, तो वायु संसाधन हो गया। तो सबसे आसान डिफिनेशन जो है कि वो सभी वस्तुएं जिनका प्रयोग या सेवाएं जिनका प्रयोग क्या करते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, वो क्या हो गया, हमारे लिए संसाधन हो गए। तो सिटीजन्स, अब इकोनॉमी की डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी एक व्यवस्था है। और व्यवस्था किस चीज़ की है, ताकि जो किसी भी देश, राज्य या क्षेत्र के नागरिक हैं उनको संसाधन, जो दुर्लभ संसाधन है उस देश या राज्य के पास, उनका इस प्रकार से उनको एलोकेट किया जाए, उनको बांटा जाए, ताकि मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या सिटीजन्स हो, मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द, ताकि नागरिकों का अधिकतम कल्याण हो। अब ये समझ लीजिए, सबसे पहले तो संसाधन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए। किसी भी देश के पास जो संसाधन होते हैं बहुत कम मात्रा में होते हैं और आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम इसको एक एग्जाम्पल्स के माध्यम में हम अपना और आपकी बात करें, तो हमारे पास ये जो मनी नामक रिसोर्स है या मनी का हम यूज़ करते हैं, तो ये क्या हो गया, ये रिसोर्स हो गया। ठीक है, अब इस मनी, ये जो एक संसाधन है, ये जो एक पैसा है, मुद्रा एक संसाधन है, तो इससे क्या होगा, हमारे और आपके पास लिमिटेड है। अब मान लिया कि आपको लैपटॉप की ज़रूरत है और आपको मोबाइल की ज़रूरत है, प्लस आपको अगर हम एक और बात करें, आपको बेड की ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि अगर ये मनी नामक एक रिसोर्स है और आपको लैपटॉप की ज़रूरत है, आपको मोबाइल की ज़रूरत है और आपको बेड की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास जो ये मनी है ये क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको ये पता है कि आप इन तीन चीज़ों में से एक चीज़ खरीद सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप उसका क्या करेंगे, रिसोर्सेस, ये जो मनी रिसोर्स है इसको ऐसे एलोकेट करेंगे। आप फिर इन तीनों में फैसला करेंगे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम प्रेजेंट परिस्थितियों की बात करें, तो जो लैपटॉप से काम होते हैं वो थोड़े बहुत फ़ोन से भी हो जाते हैं। ठीक है, और आदमी फ़ोन चलाने के लिए, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लिए क्या कर सकता है, फेसबुक और व्हाट्सएप चलाने के लिए आदमी क्या कर सकता है, बेड का भी त्याग कर सकता है। तो आपने जो ये लिमिटेड या स्कार्स रिसोर्स था, मनी रिसोर्स था, इसका आपको पता था कि लिमिटेड है, इसलिए आपने इसका प्रयोग करके क्या खरीद लिया, मोबाइल खरीद लिया। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपका या अपना। ऐसे ही सरकार के पास भी जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, तो सरकार देश में क्या करती है, उनको इस प्रकार से एलोकेट करती है ताकि मैक्सिमम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी हो। अब ये मैक्सिमम वेलफेयर पढ़ा जाता है, अब सरकार क्या करती है, कितना वेलफेयर कल्याण होता है वो आपको बेहतर पता है। तो अब जो इन दोनों डिफिनेशंस को पढ़ने के बाद समस्या आती है वो ये आती है कि इन दोनों में अंतर कैसे किया जाए। और एक बार और समझ लीजिए कि जब हम हमने इकोनॉमिक्स तो पढ़ लिया था, लेकिन जब हम इस इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी, ठीक है, जब हम इस इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी शब्द अकेले जब आप लिखते हो तो अधूरा होता है। आपने कभी भी इकोनॉमी शब्द नहीं सुना होगा। जब इसके आगे हम किसी देश का नाम जोड़ देते हैं, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, हम कहें अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है, इसी तरह हम कहें ब्रिटिश इकोनॉमी, तो मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी शब्द अकेले अधूरा है। इसके साथ हम जब किसी देश या किसी क्षेत्र, या हम कहते हैं इसको यूपी इकोनॉमी, एमपीज इकोनॉमी, कुछ भी लिखते हैं, एमपी इकोनॉमी, राजस्थानी इकोनॉमी, वो अलग टर्म हो गया, तो हम वैसे भी लिख सकते हैं। मतलब इसके आगे हमें किसी क्षेत्र विशेष को जब हम जोड़ते हैं तब हम इसका सही मतलब समझ पाते हैं। तो ये हमने समझ लिया इकोनॉमी का पूरा मतलब कि जब कोई सरकार अपने देश में रिसोर्सेस को इस प्रकार से एलोकेट करती है ताकि नागरिकों का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित हो, तो उसे कहते हैं अर्थव्यवस्था। और अर्थव्यवस्था
जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था शब्द है ये अपने अकेले एकदम अधूरा प्रतीत होता है, वैसे ही जैसे कृष्ण, राधा के बिना कृष्ण और सीता के बिना राम प्रतीत होते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस इकोनॉमिक टर्म के आगे किसी देश, क्षेत्र या राज्य का नाम लिखते हैं, तब जाकर ये पूरा होता है। अब जो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ये जो दोनों टर्म हमने समझ लिए हैं, तो अब समस्या आती है आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं। तो अब हम इसको समझेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स आई वो सबको दूर कर देगा, कि डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अब अगर हम बात करें कि इन दोनों टर्मिनोलॉजीज में, शब्दावलियों में अंतर क्या है, तो अगर हम बात कर देते हैं कि डिफरेंस जो अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन, अरे ये लिखने से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट करते हैं। ये मैंने एक कॉलम मान लिया इकोनॉमिक्स मिक्स और दूसरा मैंने कॉलम मान लिया इकोनॉमी। थोड़ा मैंने छोटा छोटा किया क्योंकि इधर लाइट डायरेक्ट पड़ती है, इसलिए समझ में थोड़ा उधर धुंधला हो जाता है। तो अगर हम बात करें, जो हमने ये दोनों टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, इन दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, हम बात करते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो फिर से मैं दो गोले बनाऊंगा। अगर मैं गोले बनाऊं, ये मैंने पहला गोला बना लिया और ये मैंने क्या बनाया, दूसरा गोला बना लिया। अब अगर हम इसको समझने का प्रयास करें, इन दोनों टॉपिक्स को समझने का प्रयास करें, ये इकोनॉमिक्स हो गई, ये इकोनॉमी हो गई। ये गोला बना के, सिनॉप्सिस बना के आसानी से समझा जा सकता है। परिभाषाएं तो आपको सारी किताबों में मिल जाएंगी। तो अब अगर हम बात करें इस इकोनॉमिक्स की गोले में, तो मैंने जैसे बताया कि ये थ्योरी है, या इस किताब में या अर्थशास्त्र जो विषय है इसमें प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, सिद्धांत है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशंस के। तो पहली बात ये हो गई कि ये थ्योरी या सिद्धांतों का कंपाइलेशन या संकलन है। दूसरी अगर इंपॉर्टेंट बात करें कि ये क्या है, तो ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड क्या है, इसमें प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं। यानी अर्थशास्त्र में क्या है, आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो भी सिद्धांत और नियम है वो किस विषय में पाए जाते हैं, वो अर्थशास्त्र में पाए जाते हैं। अब अगर हम इकोनॉमी को समझे तो हम दोनों टॉपिक को, मुझे ऐसा लगता है कि डिफिनीशन से ज़्यादा हम इन दो में सिर्फ अंतर अगर समझ ले तो हमारी सोच और बेहतर हो जाती है। अब अगर हम बात करें इस इकोनॉमी की कि ये इकोनॉमी क्या है, अगर हम बात करें इस इकोनॉमी को, तो यहाँ हमने देखा क्या है, प्रिंसिपल्स या थ्योरी है। लेकिन जब हम इस प्रिंसिपल और थ्योरी की क्या करते हैं, इस प्रिंसिपल्स या सिद्धांतों को पढ़कर इनका कहीं पर प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल करेंगे मतलब प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को पढ़ा और उस सिद्धांतों का किसी क्षेत्र विशेष में क्या किया, अभ्यास किया। मतलब इन्हीं सिद्धांतों का पालन करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया, तो क्या हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। यहाँ पर क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड प्रिंसिपल्स एंड रूल्स हैं। और जब अर्थशास्त्र को पढ़कर या इकोनॉमिक्स को पढ़कर इन्हीं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड क्या हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो भी हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत और नियम हैं, इनका हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली यूज्ड करते हैं। प्रैक्टिकली यूज्ड, ठीक। मतलब ये समझ में आया कि यहाँ पर क्या है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित क्या है,
सिद्धांत और नियम है। जब इन्हीं सिद्धांतों और नियमों को पढ़कर हम किसी क्षेत्र विशेष में इनका प्रयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं, इन्हीं सिद्धांतों को पढ़कर हम पार्ले बिस्किट, गेहूं, चावल इन सब का उत्पादन करते हैं, मशीन बनाते हैं, तो वो क्या हो गया? अर्थव्यवस्था हो गया। यानी ये क्या है? ये एक थ्योरेटिकल क्या आइडियोलॉजी है, यानी सैद्धांतिक विचारधारा है। जबकि ये क्या है? ये प्रैक्टिकल आइडियोलॉजी है। ये क्या है? ये व्यवहारिक विचारधारा है। यानी अब सीधी सी बात, अंतिम कंक्लूजन सुन लीजिए कि यहाँ पर अर्थशास्त्र में सिद्धांत हैं और उन सिद्धांतों का जब हम जमीनी स्तर पर प्रयोग करते हैं तो वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया। अब हम देखेंगे तीसरा टॉपिक। हम सॉरी करें, अगर पहले हमने इकोनॉमिक्स देखा, फिर इकोनॉमिक देखा, अब हम दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं। अब हम प्रॉब्लम्स देखेंगे कुछ। अब हम इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब अगर हम बात करें करेंगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी इकोनॉमी। और ये सभी विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं की समस्याएं होती हैं, इसलिए मैंने लिख दिया सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी, शॉर्ट में लिखा इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष मुख्यतः 3 समस्याएं होती हैं। अब उन 3 समस्याओं को समझते हैं। सबसे पहली जो समस्या होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, मतलब ये हुआ कि क्या उत्पादन किया जाए। सबसे पहले सरकार के समक्ष या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के समक्ष या किसी भी राष्ट्र के समक्ष या किसी भी राज्य के समक्ष सबसे पहली समस्या होती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी क्या उत्पादित किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए। जैसे कि पहले कौन सी वस्तुओं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो। दूसरी बात, उनकी क्वांटिटी क्या हो, मात्रा क्या हो। ठीक है, मतलब ये हुआ कि सबसे पहली जो हमारे पास समस्या आई वो ये आई कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और उनकी क्या हो, मात्रा क्या हो। सबसे पहली समस्या किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी भी सरकार के समक्ष होती है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए और उनकी मात्रा क्या हो। जैसे मैं एक बात करता हूं कि समस्या इस प्रकार की आती है कि समस्या कैसी आएगी कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन हो। जैसे अगर मैं जैसे की बात करूं, कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, कंज्यूमर गुड्स हो जाएंगी जैसे आपकी बात करते हो आप वीट की, आप बात कर देते हो राइस की, या आप बात कर देते हो बिस्किट्स की। इस तो सरकार के समझ समस्या होती है क्या कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या फिर कैपिटल गुड्स का। कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है उपभोग वस्तुएं, कैपिटल गुड्स का मतलब होता है पूंजीगत वस्तुएं। और कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं कि जिन वस्तुओं का प्रयोग कर और अधिक उत्पादन में किया जाए। जैसे अगर कोई सरकार मशीनरी मंगाती है, मशीन मंगाती है, ठीक है, या कोई इक्विपमेंट मंगाती है, इक्विपमेंट या उपकरण मंगाती है, तो इसमें क्या हुआ, अगर कोई सरकार मान लिया चक्की मंगाती है, विदेश से माना कि कहीं से कोई सरकार चक्की मंगाती है, जापान से सरकार चक्की मंगाती है। अब उस चक्की का प्रयोग करके गेहूं को आटे में परिवर्तित करेगी, यानी क्या कर रही है, प्रोडक्शन बढ़ा रही है, और उसी आटे से आगे चलकर बिस्किट वगैरह बनेगा मैदे से। तो सरकार क्या करती है, मशीन्स का प्रयोग करके और अधिक प्रोडक्शन में उसका प्रयोग कर रही है। तो कैपिटल गुड्स क्या होती हैं, वे वस्तुएं जो सीधे पब्लिक यूज़ नहीं करती है। मशीन को पब्लिक तो खा नहीं लेगी, लेकिन मशीन का यूज़ करके कुछ ऐसे क्या बनेंगी, ऐसी गुड्स बनेंगी जिसका प्रयोग कौन करेगा, पब्लिक करेगी। तो कैपिटल गुड्स वो वस्तुएं होती हैं जो किसी भी देश के उत्पादन बढ़ाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती हैं। तो सरकार के समक्ष ये समस्या होती है कि कंज्यूमर गुड्स को
कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, ये पहली बात हो गई। दूसरी जो समस्या होती है किसी भी गवर्नमेंट के पास, हाउ टू प्रोड्यूस। पहला टॉपिक हमने पढ़ा, पहला जो पॉइंट पढ़ा कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन किया जाए और कितनी क्वांटिटी में उत्पादन किया जाए, ये समझना बड़ी समस्या है। दूसरा टॉपिक आता है हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कैसे उत्पादन किया जाए, क्योंकि उत्पादन में क्या होगा, आप दो तरीके से उत्पादन कर सकते हैं। अगर हम बात करें प्रोडक्शन की तो हम दो तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, एक तो लेबर इंटेंसिव, लेबर का अधिक प्रयोग करके, श्रम गहन, या पूंजी गहन, कैपिटल। अब कैसे इसको समझने का प्रयास करिए। हम अगर इंडिया की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में क्या है, इंडिया में लेबर अधिक है, तो इंडिया में कैसा प्रोडक्शन होगा, लेबर अधिक मात्रा में होंगे, या हम इसे एक अगर छोटा सा सिनॉप्सिस बनाएं तो लेबर अधिक होंगे और कैपिटल क्या होगी, कम होगी। प्रोडक्शन कैपिटल मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब कि कैपिटल कम होगी, ऐसा प्रोडक्शन होगा। और इसका एग्जाम्पल कैसे होगा, भारत के पास कैपिटल पूंजी कम है लेकिन लेबर बहुत अधिक मात्रा में, तो प्रोडक्शन में लेबर का प्रयोग अधिक होगा और कैपिटल पूंजी का प्रयोग कम होगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले सकते हैं, टेक्सटाइल या वस्त्र उद्योग इंडस्ट्री ले सकते हैं। अगर हम वहीं पर बात कर दें अमेरिका की, यूएसए की, तो यूएसए में क्या है, यूएसए में परिस्थितियां इसके उल्टी हैं। यूएसए में क्या है कि कैपिटल अधिक है, लेबर क्या है, कम है। तो यूएसए में जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होगा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज होगी या कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन होगा। तो ये हमने समझा। तो सबसे बड़ी सरकार के समझ ये भी प्रॉब्लम होती है, मान लिया सरकार की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, लेबर बहुत ज़्यादा, और सरकार अगर टेक्नोलॉजी का प्रयोग अधिक कर रही है प्रोडक्शन में, तो लेबर बेरोजगार हो जाएंगे, तो ये भी एक समस्या है। तो सरकार बैलेंस बनाने का कोशिश करती है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी के बीच बैलेंस बनाया जाए। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट समस्या आती है और लास्ट जो आज हम कवर करेंगे वो आती है, हमने क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और तीसरी बड़ी समस्या आती है फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी किसके लिए उत्पादन किया जाए। किसके लिए उत्पादन का मतलब, इसको हम समझने का प्रयास करें कि किसके लिए उत्पादन कर लिया जाए। मान लिया कोई एक देश है, वहाँ पर अमीर अधिक हैं, दूसरा देश वहाँ पर पुअर अधिक है, ठीक है। तो जिस देश में अमीर लोग ज़्यादा होंगे और पुअर लोग कम होंगे, तो वहाँ पर किसके लिए उत्पादन होगा, रिच के लिए ज़्यादा होगा और पुअर के लिए क्या होगा, कम होगा। अगर हम पुअर कंट्री की बात करें, किसी भी गरीब देश की बात कर लें, किसी देश का मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि हो सकता है किसी की भावना है आहत हो, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ बताऊँगा। अगर कोई पुअर कंट्री है, वहाँ के मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गरीब है, तो वहाँ पर क्या होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो पुअर के लिए अधिक होगा और रिच पीपल के लिए कम होगा। इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं ऐसे कि फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगर किसी देश की पॉपुलेशन में क्या है, किसी देश की पॉपुलेशन में क्या होगा, अगर बच्चे ज़्यादा हैं, या हम हिंदी में लिख देते हैं, अगर हम बात करें किसी देश की पॉपुलेशन में बच्चे ज़्यादा हैं तो प्रोडक्शन कुछ अलग टाइप का होगा, बच्चों की डिमांड्स के हिसाब से प्रोडक्शन होगा। अगर किसी देश की पॉपुलेशन में युवा ज़्यादा हैं, यूथ ज़्यादा है, तो यूथ को हिसाब से प्रोडक्शन होगा। और ओल्ड मैन अधिक हैं, यानी वृद्ध लोग अधिक हैं, तो उनके हिसाब से प्रोडक्शन होगा। तो गवर्नमेंट या इकोनॉमी जब अपनी क्रियाएं संचालित करती है तो उसको ये सब ध्यान में रखना होता है कि किसके लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, क्या उत्पादित किया जाए, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज के बंडल को चुना जाए, कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो और उनकी क्वांटिटी क्या हो। दूसरी प्रॉब्लम आती है हाउ टू प्रोड्यूस, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाए, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जहां पर श्रम अधिक हो उसका प्रयोग करें, या कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तीसरा जो लास्ट सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, किसके लिए उत्पादन किया जाए। अगर किसी देश में, मैंने दो तरीके से इसको बताया, अमीर अधिक है तो प्रोडक्शन अमीर को ध्यान में रखकर किया जाएगा, अगर गरीब अधिक है तो गरीब को ध्यान में रखकर किया जाएगा। और इसी को दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करें तो अगर हम पॉपुलेशन में देखते हैं कि रेशियो अगर बच्चों का ज़्यादा है
तो हम क्या करेंगे, बच्चों के जो भी डिमांड्स होंगी उनके अनुरूप प्रोडक्शन करेंगे। अगर युवा ज़्यादा है, यूथ ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, यूथ को डिमांड्स के अनुरूप प्रोडक्शन करेंगे। अगर वृद्ध लोग ज़्यादा हैं तो उनकी डिमांड्स के अनुरूप प्रोडक्शन करेंगे। तो ये हमने आज बेसिक पढ़ा है, इसके आगे की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और एक बार देखिएगा जरूर पूरी वीडियो ईमानदारी से। और मुझे यकीन है अगर आप इसको ढंग से समझेंगे आपने जीवन में, ये वीडियो उनके लिए है और मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि जिन्होंने कभी भी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ी है उनको भी ये समझ में है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये 4 टॉपिक जो मैंने इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एवरी इकोनॉमी जो भी पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।